गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए लास्ट दिन हमने किया था, ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे इस प्रश्नावली के। ठीक है, तो कौन सी प्रश्नावली थी ये? प्रश्नावली 4.5 की। और मैंने बताया था कि अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे कि आगे हम क्या करेंगे, ये वाला टॉपिक सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। देखो पहले हमने चैप्टर पढ़ा, थर्ड वाला कौन सा था आपका? मैट्रिक्स वाला, यानी ये अवयव वाला। ठीक है, उसके बाद अभी जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, ये पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। तो अब इन दोनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस, इसका मतलब इनका यूज कहाँ होता है। ठीक है, एप्लीकेशंस का मतलब या अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, यूज या प्रयोग कहाँ होता है इनका, वो हमें देखना है। फिलहाल एक चीज़ हम बता रहा हूँ मैं, जो कि मैट्रिक्स का यूज करना, आव्यू का यूज करना, आव्यू वाले चैप्टर में हमने बता दिया था। आपने देखा भी होगा कि उस चैप्टर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, जहाँ पर हम कहते थे कि एक हमको कोई भी इस तरह से एक दो इक्वेशनें दी हैं, इस तरह की समीकरणें, तो उनको आव्यूह विधि से हम हल कर सकते थे। ठीक है, वहाँ पर तो यहाँ पर भी इसी तरह का है, लेकिन यहाँ से पेपर में प्रश्न आता है। ठीक है, वहाँ से आए ना आए ये पता नहीं, लेकिन यहाँ से ज़रूर आएगा पेपर में क्वेश्चन। तो इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये है क्या कि इसका मतलब समझो कि इसके अंदर पहला टॉपिक क्या है। इसके अंदर पहला है कि आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल, यानी रैखिक समीकरणों के निकाय, यानी सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी जो हमने आव्यूह पढ़ा था, यानी मैट्रिक्स पढ़ा था, उसकी हेल्प लेंगे हम, उससे उसका इन्वर्स निकालना सीखा था आपने, इतना याद होगा। ठीक है, व्युत्क्रम निकालना, ए इन्वर्स निकालना सीखा था। इसका यूज करना है आपने, ए इन्वर्स वाले का। ठीक है, और इसकी मदद लेकर आपने क्या करना है कि इक्वेशनें दी होंगी इस तरह से। ठीक है, जैसे मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2x + 3y + 4z = 5। एक ये दी है, ऐसे ही एक और दी होगी, 3x + 4y + 6z = 9। और ऐसे एक और दी है, तीन दे दी। चलिए, कितनी भी दे सकता है, कुछ नहीं कह सकते आप। ठीक है, जितनी भी देगा समीकरण है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन समीकरणों का आप बताओ, अगर यही दो समीकरण दी हो तो इसका हल क्या होगा? इसका हल होगा कि x का मान, y का मान और z का मान निकालना है। तो इन दोनों, इनका मान निकालने के लिए एक तो हमको आता है कि इनको आपस में हल कर लो। ऐसे तीन समीकरणें होंगी, तीन आपके यहाँ पर ये एक्स वाई जेड हैं। ठीक है, तो तीन समीकरणें होंगी और हल करके एक्स वाई जेड आ सकता है आपस में घटा कर, इस तरह से करके। लेकिन आव्यूह विधि से हम लोग डायरेक्ट एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं, कम मेहनत करके। ठीक है, उतना लंबा ना करते हुए। तो यही काम हमने यहाँ पर करना है कि यहाँ पर हम लोगों को अब क्या काम करना है, इन समीकरणों का हल निकालना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। किसका प्रयोग करके? आव्यूह का प्रयोग करके, आव्यूह के व्युत्क्रम का प्रयोग करके, यानी इन्वर्स का प्रयोग करके। एक मैट्रिक्स के इन्वर्स का, यानी ए इन्वर्स निकालना पड़ता होगा इसके अंदर, और उसकी हेल्प लेकर हम लोग इस तरह के समीकरणों को हल करना सीख रहे हैं। ठीक है, बस इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है। अब जब आती है बात, ठीक है, ये तो हमें करना है, चलिए ये देख लेंगे। अब बात आती है कि आपने निकालना है इसका हल, यानी इसका आपने सॉल्यूशन निकालना है। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें तीन समीकरणें दी हो, इनका कोई हल ही ना हो। एक तो हो सकता है कि इनका हल हो कुछ। ठीक है, और एक ऐसा भी तो हो सकता है इनका कोई हल ही ना हो। जब हल ही नहीं होगा तो फिर आप एक्स वाई जेड का मान तो निकाल नहीं सकते। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, हम देखेंगे कि एक ये वाला जो हम कह रहे हैं कि इसका हल ना हो, इसकी कौन सी वाली कंडीशन है, और जिसका हल हो इसकी कंडीशन कौन सी है। यानी अगर पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हल है या नहीं है। अगर हल होगा ये वाला तो हम आगे काम करेंगे, और हल नहीं होगा तो हम आगे काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें समीकरणें जो दी गई हैं, तीन चार समीकरणें हैं, इनका कोई हल है भी या नहीं, ये पता करना है। कैसे हल है भी नहीं, एक बार ज़रा समझ लो। मान लो हमें एक समीकरण दी हो, 2x + 3y = 4, और ऐसे एक समीकरण मैं दूसरी लिख दे रहा हूँ, 3x - y = 2। इन दोनों को हल करोगे तो इनका कोई हल आएगा या नहीं आएगा, ये देखना है हमें। ठीक है, चलिए इसकी जगह मैं ऐसा रखता हूँ, 4 की जगह, इसकी जगह मैं 5 लिख लेता हूँ, ताकि आपको समझ में तो आए कि आखिर कर क्या रहे हैं। 5 लिख दिया। अब देखो, जब आप पहली समीकरण देख रहे हो ना, अगर x का मान 1 रख लो और y का भी 1 रख लो, तो आपका क्या आएगा? जैसे इस 2 को हटाकर इसकी जगह पर भी हम क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। तो अब जरा देखो, x की जगह एक और 1 रखोगे, y की जगह भी, तो 2 धन 3 5, यानी ये बराबर आ रहा है। यानी इसका मतलब इसमें जो x का मान है वो 1 है, y का मान भी 1 है। अब इसी एक्स वाई को इधर रखो,
तो 3 में से 1 घटाओगे 2 आ रहा है या नहीं, ये तो 3 के बराबर है। यानी इस वाली समीकरण का सिंगल में हल तो ये हो सकता है, इसका भी कुछ सिंगल में दूसरा हल हो सकता है, लेकिन इन दोनों समीकरणों का एक हल नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा? अब जैसे इसको ग्राफ में बनाओगे ना, तो पहली समीकरण जो है, अगर मान लो एक अपने ग्राफ लिया, इसमें पहली समीकरण को आपने बनाया तो ऐसी इसकी लाइन बनेगी। दूसरी वाली समीकरण का बनाओगे तो उसकी भी ऐसी लाइन बन जाएगी कुछ इस तरह की। अब ये दोनों एक जगह पर कभी मिल नहीं रहे, आगे बढ़ाओगे तो ये ऐसे चलेगी, ये भी ऐसे चलेगी, तो इसलिए इन दोनों समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों ऐसे क्या है आपको पता है, पैरेलल लाइन है। तो इसके लिए जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पहली समीकरण एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 2 है, तो दूसरी समीकरण क्या होगी, इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर लो, 2x प्लस 4y इक्वल टू 4। ये दोनों समीकरण जो हैं ये पैरेलल लाइन से हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। तो इन दोनों का कोई हल नहीं होता, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में मिलती नहीं है। हल क्या होता है, अगर वो दोनों समीकरणों की जो रेखाएं बनाई गई हैं वो जितने बिंदुओं पर मिलेंगी आपस में, ठीक है, वही उनके क्या होंगे, हल होंगे, उतने ही उसके हल होंगे। जैसे ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगी, तो इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरी बात आती है कि अगर मान लो एक रेखा ऐसी हो, एक ऐसी हो, ठीक है, ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं आपस में, तो इनका कितने हल होंगे, एक हल होगा, यानी एक बिंदु पे मिल रहे हैं तो इसका एक ही हल होगा। अगर इसमें एक्स और वाई है और इसमें भी एक्स और वाई है, तो इसका एक्स बराबर कुछ और वाई बराबर कुछ, यही एक हल होगा इनका। ठीक है, ऐसे अगर दो समीकरणें क्या हों, एक दूसरे के ऊपर से जा रही हों इस तरह से, ये गई इसके ऊपर से दूसरी, बताओ कितने बिंदुओं पर मिल रही है, तो अनंत बिंदुओं पर मिल रही है, हर बिंदु पर मिल रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर। इसलिए इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसमें। यानी इस बिंदु के लिए निकालोगे तो एक्स बराबर कुछ वाई बराबर कुछ आएगा, अगले बिंदु के लिए निकालोगे तो वहाँ एक्स से कुछ वाई कुछ आएगा। ठीक है, तो ये तो हल की बात होगी, कितने हल होते हैं। ठीक है, किसी भी समीकरण की निकाय के या जो भी लीनियर इक्वेशंस हैं उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला तो एक हो सकता है, पहला कोई भी नहीं हो सकता है, कोई ना हो, कब, जब वो दोनों पैरेलल हों। ठीक है, और दूसरा, जब वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हों, एक जगह पर मिल रही हों एक बिंदु पर, तो एक हल हो सकता है। तीसरा, एक से ज़्यादा यानी अनंत हल हो सकते हैं, अनंत हल, दो नहीं हो सकते हल, हाँ, क्योंकि दो रेखाएं दो बिंदुओं पर नहीं मिल सकती, सिर्फ दो बिंदुओं पर नहीं मिल सकती। एक लाइन ऐसे, एक लाइन इसको कट करके बनाओगे तो एक ही जगह तो मिलेगी। अब ऐसा मत कहना कि एक लाइन ये है, एक ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ऐसे बनाओगे तो रेखा नहीं है, पहली बात तो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो समझिए हो ना, तो ये चीज़ है। अब जरा पहले हम देखते हैं हमें क्या काम करना है। हमें देखना है कि जो हल हैं, सॉल्यूशन, वो दो तरह के हो सकते हैं। पहला तो एक तो हो ही नहीं सकता जिसका हल ही ना हो, और एक जब एक हल हो सकता है या अनंत हल हो सकते हैं। दो तरह के तो थे, तीन कंडीशन थी ना, अब मैंने तीन में से भी इन दो को एक जगह पर रख दिया है। तो या तो एक हल होगा या अनंत हल होंगे, तो उसको हम एक ही चीज़ मान लेंगे, दो अलग अलग नहीं मानते हैं, क्योंकि हमें तो हल निकालना है ना, उससे मतलब नहीं है एक हो कि अनंत हो। ठीक है, दूसरा हल ना हो, तो देखो जो एक या अनंत हल हो इसको क्या कहते हैं, और एक भी हल ना हो इसको क्या कहते हैं, ये चीज़ अब हमें देखनी है। तो यहाँ दिख रहा है आपको संगत निकाय, असंगत निकाय। ठीक है, कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। नीचे देख लेते हैं इंग्लिश में और हिंदी में, ये रहा इंग्लिश के लिए, तो चाहो तो ये इंग्लिश में पढ़ लेना इंग्लिश वाले, बाकी ये कुछ है नहीं, वैसे मैं नीचे समझा दूंगा सब कुछ। ठीक है, ये रहा। तो पहली बात, सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग देख रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्सेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगत निकाय कौन से होते हैं, असंगत निकाय कौन से होते हैं। संगत निकाय को क्या कहेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। यानी जितनी भी इक्वेशनें दी गई हैं, इस इक्वेशन के लिए कुछ चेक करेंगे, और चेक करने के बाद अगर हमें पता चला कि इसका एक या एक से अधिक सॉल्यूशन है, एक या अनंत सॉल्यूशन है, दो ही तरह के हो सकते हैं, तो उसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम या संगत निकाय कहेंगे। और यहाँ पर है हल, तो आगे हल काम करेंगे। और दूसरा, असंगत निकाय यानी इनकंसिस्टेंट सिस्टम, जहाँ पर कोई हल ना हो, तो यहाँ पर आगे काम नहीं होगा। आगे क्या काम नहीं होगा वो अभी देखेंगे, कि एक ही काम होगा, उस काम को करना पड़ेगा अगर कभी ऐसा वाली कंडीशन आती है, और नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं फिर। ये सिर्फ इतना ही समझना है, ये बाकी डेफिनेशन अभी से कुछ नहीं, सिंपल ऐसे लिख लेना, डैश करके या कैसे भी लिख लेना। अब देखो, रैखिक समीकरणों के हल देख रहे हैं हम। सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी इनवर्स का यूज करते हुए, ए इनवर्स का यूज करते हुए। ऊपर दूसरा, आव्यूह के व्युत्क्रम का यूज करते हुए।
ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में वो भी मैं समझाऊंगा। बस याद रखो कि जब आपको इक्वेशनें दी गई हैं तो उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोगों को इन्वर्स का ए इन्वर्स यानी आव्यूह के इन्वर्स का प्रयोग करना है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को क्या दिया गया होगा, इस तरह से इक्वेशन दी होंगी, मैंने 3 इक्वेशनें लिखी हैं। a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, कुछ इस तरह से a1 b1 c1 d1 की जगह कुछ भी 2 3 1 2 लिखा होगा। ऐसे दूसरी समीकरण मान लेते हैं a2 ये वाली और तीसरी a3 के साथ में। ठीक है, अब इन तीनों का सॉल्यूशन निकालना है, तो यानी इसमें x y और z हैं आपके अचर। ठीक है, तो इन तीनों का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप ही विधि से। अब देखो जो यहाँ पर आप लोगों को इसके कोफिशिएंट दिख रहे हैं ना, गुणांक x का y का और z का, यानी कोफिशिएंट ऑफ x y एंड z, इन तीनों को इस तरह से लिख लोगे जैसे बने हैं। देखिए पहली लाइन ऐसे लिखी है, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, और इसको एक आव्यूह के रूप में लिखोगे। तो इस आव्यूह को आपने नाम दे दिया a। समझ रहे हो, पहला a कहाँ से आया, जो ये जितने भी गुणांक थे तीनों के, इन तीनों के गुणांकों को जैसे हैं वैसे ही लिखकर एक आव्यूह बना दिया, उसका नाम a दे दिया। फिर आती है x की बारी, कैपिटल X है, इसमें जो भी आपको निकालने हैं x y और z निकालने हैं तीनों समीकरणों में, इनको इस तरह से आपने स्तंभ के रूप में लिख दिया x y और z, और इसको नाम दे दिया x। ठीक है, तीसरा बचा क्या, ये वाला, इन तीनों को एक साथ लिख दिया और इसको नाम दे दिया b। तो यानी क्या बन गया, a बन गया यहाँ से, ठीक है, और x y z से b बन गया, x बन गया, और d1 d2 d3 से b बन गया। अब देखो अगर मैं इस समीकरण को इस तरह से लिख दूं, a गुणा x बराबर b, तो हल करने पर यही आएगा वापस ऊपर वाला। कैसे, अगर इसको और इसको गुणा करोगे, ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आ जाएंगी। पहली वाली पंक्ति में ये आ जाएगा ऐसा, दूसरे में ऐसा आ जाएगा, और तीसरे में तीसरा वाला आ जाएगा। बराबर में d1 d2 d3 ऐसे लिखे हुए दिखेंगे क्योंकि बराबर में है। पहले को पहले के बराबर करोगे तो ये समीकरण आ जाएगी पहली, दूसरे को दूसरे के बराबर करोगे तो ये आ जाएगी, तीसरे को तीसरे के बराबर करोगे तो ये आ जाएगी। यानी जो रैखिक समीकरण इस तरह से दिया गया है, इसको हम चाहें तो ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, a की जगह पर क्या होगा, सारे कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, b की जगह पर क्या होगा, ये लास्ट वाला होगा, और x की जगह पर जो हमने निकालने हैं x y z वो होंगे। जैसे आपको एक बार देखो, अगर गुणा करोगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1z पहली लाइन में आएगा, और बराबर में d1 है, तो आई ना पहली समीकरण आ गई। समझिए, तो यानी जो रैखिक समीकरण हमें दिया गया है, ये इतने तीनों समीकरण हैं, इसको हम लोग ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं। इसका यूज क्या है फिर, अब ax बराबर b के रूप में, चलिए ये तो हमको प्रश्न दिया था, इसको हमने ऐसे बदल लेंगे सबसे पहला काम। दूसरा काम, अब केस हो सकते हैं यदि a क्या हो, व्युत्क्रम नहीं आव्यूह हो, क्योंकि आपको पता है व्युत्क्रम का प्रयोग करते हुए आपको रैखिक समीकरण हल निकालो, ऊपर हेडिंग बनाई है, तो व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा a इनवर्स। और आप जानते हो व्युत्क्रम कब होगा, जब वो आव्यूह जो है a, अब जो ये a आव्यूह आपको दिया था ना, ये वाला, ये बड़ा वाला, इसका व्युत्क्रम निकालना है, उसका प्रयोग करते हुए इसका हल निकालना है। तो हमें a इनवर्स चाहिए। अब a इनवर्स कब आएगा, एक कंडीशन में आएगा, एक में नहीं आएगा। कब, क्योंकि आपको पता है a इनवर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a, ये पढ़ा है आपने। तो अगर ये नीचे वाला डिटर्मिनेंट a अगर जीरो आ जाए तो ये इसका हल नहीं होगा, इन्वर्स निकल नहीं सकता, और ये जीरो ना आए तो निकलेगा। ये हमने पढ़ा है कि जब a व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, यानी a क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उस समय क्या होता है, a इनवर्स का अस्तित्व होता है। ठीक है, जब व्युत्क्रमणीय होगा तभी व्युत्क्रम होगा, या नॉन सिंगुलर होगा तो उसका इन्वर्स होगा। तो उस समय के लिए हमने पढ़ा था कि मॉड ये डिटर्मिनेंट a जो है वो जीरो नहीं आता है, तभी a इनवर्स होगा और हम निकालेंगे। ठीक है, अगर ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे, आपको ax बराबर b दिया है, ठीक है, इसमें आप a इनवर्स से आपने क्या किया, दाईं तरफ से गुणा कर दिया दोनों तरफ, इधर भी इधर भी, फिर a इनवर्स और a को साथ ले लिया, ये ऐसे ही है। a इनवर्स और a क्या होता है, i के बराबर होता है, आपने पढ़ा है, i इंटू एक्स बराबर ये, और आगे हल करने के बाद x बराबर a इनवर्स इंटू b, यानी ax बराबर b तो आपको समीकरण जो दी गई थी वो था, उसमें ही हमने a इनवर्स से गुणा किया पूरी समीकरण में, और देखा कि x बराबर a इनवर्स गुणा b आ गया। अब आप a इनवर्स यहाँ निकाल रहे हो, पहले निकाल लोगे, तो यहाँ a इनवर्स रख दोगे, b आप लोगों ने जो पीछे पे दिया निकाला है, ठीक है, वो रख लोगे, x बराबर गुणा करोगे तो आपस में हल करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये कब होगा, सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, पहले तो जो समीकरणें दी गई हैं ये वाली, इन समीकरणों को इनमें से a x और b ले लेना है इस तरह से,
उसके बाद आपको देखना है कि जो ए है इसका व्युत्क्रम है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आप डिटर्मिनेंट ए निकालोगे। अगर वो जीरो नहीं आया तो आप लिखोगे कि ए इज नॉन सिंगुलर, या ए एक व्युत्क्रमी आव्यूह है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है। फिर ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है कि आपको सूत्र आता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए तो यहाँ निकाल चुके हो आप, फिर एडजॉइंट ए निकालोगे और इसमें मान रखकर ए इनवर्स निकाल लोगे। उसके बाद आप लिखोगे चूंकि ए एक्स बराबर बी है, तो एक्स फिर डायरेक्ट, इतना लंबा नहीं करना है। हाँ, फिर वहाँ ये तो समझाने के लिए कराया। ए एक्स बराबर बी है तो आप लोगों को आता है कि हल करने के बाद एक्स बराबर ए इनवर्स बी होगा, ये लिखोगे। और ए इनवर्स की जगह मान रखोगे, बी की जगह रखोगे, और सॉल्व एक्स की जगह भी रखोगे, और सॉल्व करोगे, फिर आंसर आएगा। करके देखेंगे अभी थोड़ी देर में। अब दूसरा कंडीशन है, जब ए क्या हो, अव्युत्क्रमणीय अवयव हो, यानी ए है सिंगुलर हो, यानी मॉड ऑफ ए जो है वो जीरो आ जाए। सिंगुलर मतलब ये होता है, ठीक है, और अव्युत्क्रमणीय मतलब भी ये होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं है। तो जब ए इनवर्स नहीं निकल सकता, देखिए ये इनवर्स अगर निकलेगा ही नहीं तो यहाँ रखोगे क्या, कुछ नहीं रख सकते यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं रख सकते तो आगे हल ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप लोगों को क्या चेक करना पड़ेगा, मतलब यहाँ उत्तर आएगा नहीं, आप चाहो तो इतना करने के बाद डायरेक्ट लिख सकते हो कि जब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है तो एक्स वाई जेड का कोई मान नहीं होगा। या थोड़ा सा और काम दिया गया है जो आपको, कि आप एडजॉइंट ए निकालोगे, उसको बी से गुणा करोगे, ठीक है। अब हो सकता है वो जीरो ना आए, और हो सकता है वो जीरो आए। मैक्सिमम केस में जीरो नहीं आएगा। अगर जीरो नहीं आएगा तो आप लिखोगे कि इसका हल नहीं है, यानी ये असंगत निकाय है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। दूसरा, अगर जीरो आ गया तो आप कहोगे संगत निकाय है, या असंगत निकाय भी हो सकता है, हमें पता नहीं है इस कंडीशन में, हमको पता नहीं है इस कंडीशन में, लेकिन हो सकता है कि वो संगत निकाय हो, ए इनवर्स जीरो आ जा रहा हो किसी कारण से, लेकिन हल इसका निकल सकता हो। यहाँ पर हो सकता है कि ये संगत हो सकता है कि असंगत हो। यानी संगत में तो होगा आपका अनंत हल, या एक हल, या अनंत हल, और असंगत में आपको पता है कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। तो जब आपका ये जीरो आ जाए तो आप लिखोगे कि हो सकता है कि इसका हल हो सकता है कि ना हो, हमें पता नहीं। लेकिन जब एडजॉइंट ए और बी को गुणा करोगे और ये जीरो ना आए तो आप कहोगे अब कन्फर्म हो गया, यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया था कि इसका अस्तित्व नहीं है तो आगे हल नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कन्फर्म पता चल गया कि इसका हल होना ही नहीं है। ऐसा कंडीशन बहुत कम जगह आएगी, आएगी भी तो ये पहली वाली आएगी, दूसरी आने वाली है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी याद रखना पेपर में 1 नंबर के प्रश्नों के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर अब प्रश्न शुरू कर लेते हैं जरा एक बार। एक प्रश्न आज देखो, मैं आपको 2 गुणा 2, ये इस तरह की वाली जो दो दो समीकरण वाली है, एक्स और वाई दो ही वाले हैं, ये करा रहा हूँ। ऐसे ही कुछ प्रश्न आपको घर से दूंगा, ठीक है, एक्सरसाइज से, वो सारे करोगे आप घर से। और उसके बाद कल हम 3 वाली करेंगे, जिसमें 3 समीकरण होती हैं और 3 x y z के रूप में होता है। तो आज सिर्फ 2 वाला सीखो, ठीक है, तब आपको समझ आएगा। तो लिखा है निम्नलिखित समीकरण इकाई को हल कीजिए। ये आपको करना है पूरे सिस्टम को। अब देखो पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा जैसा ये दिया है। अब आपको पता है चलेगा, आपको ऐसा आ गया तो आप तो इसको प्रतिलोम विधि, कितनी सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आती हैं, 9th में पढ़ी हैं आपने, 10th क्लास में, उससे कर दोगे। तो वहाँ क्या आएगा, आव्यूह विधि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है। वहाँ क्या आएगा, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द इक्वेशंस, इस तरह से क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब भी मैट्रिक्स मेथड आया या आव्यूह विधि आया तो आपको यही काम करना है कि पहले इसमें से ए एक्स और बी को निकाल लेना है। ए क्या निकलेगा, जैसे 2 3 और 5 2 लिख दिया। ये एक्स क्या निकलेगा, एक्स और वाई निकालने हैं, इनको लिख दिया। बी क्या आएगा, ये लास्ट वाला 1 और 7, तीनों लिख दिए, बी बराबर है ये, ठीक है। तो तीनों आ गए ये। उसके बाद आपका काम क्या था कि सबसे पहला काम इसका इन्वर्स, यानी आपको इसका हल निकालना है। आपको पता आव्यूह विधि से निकालना है। तो आव्यूह विधि में तो होता है कि ये इसको ए एक्स बराबर बी के रूप में बनाए, तो एक्स बराबर ए इस साइड जाएगा तो ए इनवर्स बी ये है। तो आपको ए इनवर्स निकालना है। अब आपको पता है ए इनवर्स निकालना है तो उसके लिए आपको पता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ, मतलब डिटर्मिनेंट ए होता है। तो आप लोगों को डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा, यानी आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल के चेक करोगे। इसमें ही मैट्रिक्स वही है, खाली ये लगा दिया। देखो दोनों का प्रयोग हो रहा है, ए का प्रयोग भी हो रहा है और देखिए डिटर्मिनेंट वाले का भी हो रहा है, मतलब आव्यूह का प्रयोग भी हो रहा है और सारणिक का भी हो रहा है, समझ रहे हो। तो क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको गुणा 2 4 -15 -11 जो कि जीरो नहीं है। अब जीरो नहीं है तो क्या है,
इसका मतलब ए जो है वो व्युत्क्रमणीय है, यानी ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, ए इज नॉन सिंगुलर। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट लिखोगे। अब क्योंकि आपको पता है जीरो नहीं आ रहा, तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना, ये होगा। अगर यहीं पर मान लो जीरो आया था तो फिर आप क्या करते, एडजॉइंट ए निकालते, उसको बी से गुणा करते, और वो जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है यह देखते। अगर जीरो आ जाता तो फिर तो वो संगत या असंगत कुछ भी हो सकता है, और जीरो नहीं आता तो हल नहीं है लिख देते, अभी पीछे पड़ा है। चलिए वो तो फिर आएगा जब कंडीशन तब देखेंगे। तो फिलहाल अब आपको इसमें ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो आपको पहले एडजॉइंट ए निकालना है, यानी ए का सहखंडज निकालना है, कुछ भी कहो। उसके लिए आपको पता है कि आप क्या करोगे, आप करोगे A11 A12 A21 A22 ये निकालोगे। A11 कैसे निकालते थे याद है, -1 की घात, इनको जोड़ोगे, और क्या A11 निकाल रहे हो तो ये इसके लिए निकाल रहे हो, तो इससे बनने वाली पंक्ति और स्तंभ छिपाओगे 2, इसको लिख दोगे यहाँ, ठीक है। और फिर इसको हल करके 2 ही आया। ऐसे A12 निकालोगे, -1 की घात 1 धन 2, और A12 निकाल रहे हो जैसा कि आप, जैसा इसको देख लो, ये हुआ A12 ये निकाल रहे हो, इससे बनने वाली पंक्ति स्तंभ छिपाओगे तो 3 बचेगा, 3 लिख दोगे। -1 की घात 3 माइनस होता है, इसलिए -3 आ गया। अगला अगला देखो A21 निकालोगे, -1 की घात 2 + 1, A21 ये निकाल रहे हो तो ये और ये पंक्ति और स्तंभ छिपेंगे, 5 लिख देंगे, हल करके -5। A22 निकालोगे, -1 की घात 2 + 2, ये निकाल रहे हो, इससे बनने वाली पंक्ति और स्तंभ छिपेंगे, इस वाले से बनने वाले, तो 2 बचेगा, 2 लिख दोगे, और हल करने के बाद 2 ही आ गया। फिर आपको पता है एडजॉइंट ए क्या होता है, जिसमें ये सारों निकाले हैं तो इनको अब आपको स्तंभों के रूप में लिखना पड़ता है। यानी अब आप पहले तो A11 A12 लिखते थे ना सीधे, अब आपको पता है कि A12 A11 A12 लिखेंगे, ऊपर डैश भी लगाना पड़ता है, आपको ट्रांसपोज करना पड़ता है उसका, उसको हटा दोगे, सीधे ही कर लोगे कि A11 A12 A21 A22, उनका मान रख दिया, तो ये एडजॉइंट ए आ गया। अब ए इनवर्स निकाल सकते हो, 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए ऊपर निकाला है आपने, यहाँ पर देखो ये, तो इसका मान रखोगे 1/-11, और ये एडजॉइंट ए रख दोगे। अब मेन काम जो आपको सिखाया जा रहा है पहले से, कि माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस को अंदर ले गए तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये ठीक है। तो ये तो निकल गया ए इनवर्स। अब आपको पता है कि जो दिया गया समीकरण थी कितनी सारी, वो उसको Ax बराबर बी के रूप में लिख सकते हैं। फिर आपको पता है इसको हल करने के बाद क्या आता था, एक्स से निकालना है, तो ए इस साइड चले गया, समझ लो ए इनवर्स से इंटू बी, डायरेक्ट नहीं किया हाँ, उसको मेथड से किया हमने, बताया था अभी आपको। तो एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी आ गया आपका। अब एफ सबकी जगह मान रखो, एक्स की जगह रखा, ए इनवर्स की जगह रखा ये, और बी की जगह रखा ये लास्ट वाला। फिर हल किया, इसको इसको इससे गुणा, फिर इसको इससे गुणा, ये आ गया। फिर हल किया तो ये 33, ये -11। अब 11 को अंदर भेजोगे तो 11 इसके बट्टे में भी जाएगा, 3 हो जाएगा, इसके बट्टे में जाएगा, -1 हो जाएगा। 2 आव्यूह बराबर हैं, यानी x जो है वो 3 के बराबर, y जो है वो -1 के बराबर। तो x बराबर 3 लिख लिया, और y बराबर -1 लिख लिया। यही काम आपका था, आंसर आ गया। लेकिन आपने किया कैसे, आव्यूह विधि से। चेक करना होगा अगर आपको, तो इसका मान दिए गए समीकरणों में रखो, अगर वो सही दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही आया है, और अगर मान लो रखते वक्त तो आपका वहाँ बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपने कुछ गलती की है, उसको सुधारो। क्योंकि पेपर में कई बार ऐसे होते हैं कई प्रश्न, जो कि हम लोग चेक करके बता सकते हैं कि वो सही हैं या गलत है, कि हमने कहीं गलती तो नहीं की। समझ रहे हो ना, ये है। अब तुम्हारा काम क्या है, आपका काम क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक करना है पहला, फिर 7 से 10 तक करना है। अब जरा इसको समझ लो, यानी 1 से 10 तक करना है। तो अब देखो ये आपको करना क्या है, पहले में दिया है 1 से 6 तक आपको संगत असंगत बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कौन से हैं ये बताने हैं, दिखाना है। तो पहले वाले प्रश्न में क्या करोगे, आपको ये दिया गया है, कंसिस्टेंट के लिए क्या करोगे आप, इसमें पहले इसको, इसमें से ए आव्यूह निकाल लोगे, क्या होगा, ये 1 2 और 2 3, यानी ये वाले 1 2 और 2 3 लिख दिए। तो ए इसमें से आपने क्या निकाला, ए निकाला 1 2 और 2 3, ये निकाल दिए। अब क्या करोगे आप, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, 1 3 3 -2 2 4, तो -1 आया या 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो आप क्या लिखोगे कि अतः ए क्या है, संगत निकाय है, ठीक है। या लिखोगे अतः दी गई समीकरण है संगत निकाय है।
या और इंग्लिश वाले द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इतना ही लिखना है बस, आगे का काम नहीं करना है। ऐसे इसमें भी ए निकालोगे और डिटरमिनेंट ए निकाल लोगे। जीरो आएगा तो आप लिखोगे कि इनकंसिस्टेंट यानी असंगत, और जीरो नहीं आएगा तो आप लिखोगे संगत यानी कंसिस्टेंट। अगले में भी यही करोगे, और तीन वाले आगे तो तीन वाले भी कर सकते हो, कोई बड़ा काम तो है नहीं तीन वाले। आपको इसमें से ए क्या आएगा, 1 1 1 2 3 2 ए 2 ए। अब इसको हल करना तो इसका डिटरमिनेंट हल करना तो आपको सिखा रखा है ना पीछे। जीरो नहीं आना चाहिए, कुछ भी आए तो संगत यानी कंसिस्टेंट, और जीरो आ गया सपोज तो वहाँ पर लिखोगे इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। बस इतना ही है। ऐसे ही 6 तक के प्रश्न खाली छोटे छोटे से हैं, ये आप लोगों को करने। फिर मेन काम शुरू होता है जो आज सीखा, 7 8 9 और 10। देखो दो ही दो समीकरण हैं सभी में, तो इन सभी प्रश्नों को चारों को सेम यही काम करके करोगे। ये आगे को नहीं करोगे क्योंकि तीन वाले हैं, समझ रहे हो, तीन वाले हैं तो इनको तो मैं कराऊंगा कल। इनमें से भी मैं एक दो प्रश्न कराऊंगा, एक उदाहरण से करा दूंगा, एक यहाँ से, बाकी आप ही करोगे पहले फ़िलहाल। लेकिन अभी इतना काम करो, कहाँ तक, 10 तक के प्रश्न 10 तक के करो, बाकी फिर कल करेंगे, कल कंप्लीट कर लेंगे। इंग्लिश वालों के लिए ये रहा, दिख रहा होगा, ठीक है। और कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो तुरंत पूछना। ये 6 तक, 7 8 9 और 10, ठीक है। इतना काम कंप्लीट कर लेना, और कुछ ना आए समझ में तो पूछना ज़रूर, बाकी हम लोग कल करेंगे इसके आगे को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।